हेलो बच्चों, काइनेमेटिक्स का वन शॉट वीडियो में आज हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो काइनेमेटिक्स बेसिकली दो पार्ट में सिखाया जाता है। काइनेमेटिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है और 1D मोशन भी आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये पार्ट 2 में देखेंगे हम, 2 डायमेंशनल मोशन में सर्कुलर मोशन के साथ। अभी हम पूरा 1D मोशन पढ़ते हैं, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर ये हम जान लेते हैं। पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे, रेस्ट मोशन का मतलब समझेंगे हम, फिर यहां से फिर पार्ट बाय पार्ट ये चैप्टर कंप्लीटली स्टार्ट हो जाता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन यहां आएंगे। फिर रिलेटिव मोशन, रेनमैन प्रॉब्लम यहां पे हम देखेंगे, यहां पे वेक्टर का इस्तेमाल होगा और फाइनली हम ग्राफ देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं पहले 4 पॉइंट कवर कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तक। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम समझते हैं कि काइनेमेटिक्स बेसिकली मतलब क्या है। विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स किसने लगाया, क्यों बॉडी का मोशन हुआ है, वी आर नॉट डीलिंग अबाउट दैट। हम किसके साथ डील करेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन का क्या हाल है और टाइम कितना चल रहा है, ठीक है। सो ये हम यहां पे हम देखेंगे। कॉज क्यों हुआ, कितना फोर्स लगने से बॉडी मूव हुई, वो हम नहीं डील करेंगे यहां। सो दैट इज काइनेमेटिक्स। जो फोर्स के साथ डील होता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। लॉज ऑफ मोशन में हम उसे देखेंगे। तो अभी हम समझते हैं कुछ बेसिक जानकारी कि ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब बेसिकली मोशन में है, मतलब क्या कर रहा है, चल रहा होगा। अभी यहां पे हम देखते हैं कि इस एग्जांपल से ये एक लड़की है, ठीक है। इस लड़की के रिस्पेक्ट में इस उसके दोस्त का मोशन कितना, मोशन इज 0, क्योंकि वो सामने ही बैठा है और इसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका मोशन 0 है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट ही ना भाई, सामने ही बैठा है। अगर हम इसको देखते हैं और गाड़ी चल रही है तो हम कहेंगे कि दोनों मूव हो रहे हैं। इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विथ रिस्पेक्ट टू हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहेंगे कि मोशन 0 है उस पार्टिकल का। इसको अगर हम पार्टिकल कहते हैं। अगर हम साइड से हमें देखते हैं कि व्हीकल चल रही है तो हम कहेंगे कि दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हम फिक्स करके देखेंगे और फिर हम इसको बारे में हम देखेंगे कि लेट्स से कि मैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। किसी दूसरे फ्रेम से देखता हूं तो ये पार्टिकल मुझे मोशन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो रेस्ट और मोशन है दैट इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो हमने कहा कि ये जो रेस्ट मोशन का पूरा जो खेल है वो रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्युटली रेस्ट और मोशन इज अ मीनिंगलेस, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे तभी मोशन कहा जाएगा। एब्सोल्युटली विदाउट एनी रेफरेंस हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उसकी यहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम की, वो हम बाद में देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। सो यहां पे डील किसके बारे में होगी, यहां पे बात होगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन, वन डायरेक्शनल मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा नाम और सुन लो, इसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। along the straight line is also called as rectilinear motion। एक दो पॉइंट यहां हम क्लियर कर लेते हैं। एक दो कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है, ये तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक व्हीकल है, वो व्हीकल चल रही है स्ट्रेट लाइन में, ये 1D है, यस। कोई पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया मोशन अंडर ग्रेविटी, या किसी पार्टिकल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, 1D है, यस। ये भी 1D ही होगा। कोई एक पार्टिकल रोल करते हुए नीचे आ रहा है, कोई पार्टिकल रोल करते हुए सीधा नीचे आ रहा है, दिस इज 1D, यस, ठीक। क्या ये 1D होगा क्या, कोई पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं वो इस ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, नो, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये वन डायरेक्शनल मोशन होगा क्या, नो, इट्स अ सर्कुलर मोशन। सीधा चलने वाले मोशन को कहते हैं। अब इसमें एक दो पॉइंट समझो। एक टर्म आगे हम डिफाइन करेंगे ही करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है मतलब वो 110% वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है मतलब सीधा सीधा वो 1D मोशन है, ठीक है। डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अच्छा चलो फिर ठीक है, आगे क्या है, आगे हम अभी पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। पैरामीटर्स मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दैट इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स, राइट। पहले इनकी जानकारी लेते हैं और फिर हम इनके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे पार्ट बाय पार्ट में, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से पार्टिकल चला, यहां तक आया, एक्चुअल जो उसने पाथ कवर किया उसकी जो लेंथ है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। अगर पार्टिकल पीछे भी आ जाए
तो हम डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो इसको एक शब्द से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता ही जाएगा, चाहे पार्टिकल आगे जाए चाहे पार्टिकल पीछे चला जाए। इसका यूनिट हम जानते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट। अगर मैं कहूं कि ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, घूम फिर के कहीं यहां पे आ गया है यहां पे, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली सीधी लाइन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, सेम, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, जब हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ मैंने यहां पे एरो दिखाया है, देखो, तो यहां से ही पता चल जाता है ये जो हेड है दिस रिप्रेजेंट्स इट इज टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, और जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है उसको हम टेल कहेंगे, दैट इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर में भी लिखते हो, यहां से वेक्टर के सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में बस यहां पे पोजीशन वेक्टर समझा दूं। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है कि एक कोई हम रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस लेना जरूरी है ना, उसके बिना हम मोशन को कैसे बताएंगे। तो यहां पे एक पार्टिकल की पोजीशन हम दिखा देते एक्स कॉमा वाई से, ठीक है। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि यहां से ये जो इसकी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कई बार पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लिखते हैं, आर लेटर से कई बार ज्यादातर इसको दिखाया जाता है, ऊपर एरो करेंगे, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर इनिशियल है और ये फाइनल है तो इनिशियल टू फाइनल होगा। दिखाते वक्त ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा बहुत हल्का हल्का कुछ याद आ रहा होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और आगे आई कैप लिखेंगे प्लस वाई कोऑर्डिनेट के लिए y2 माइनस y1, और आगे क्या लिखेंगे हम जे कैप लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं हमने वो उससे हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे, x माइनस x1 हमारा 0 है, प्लस ये होगा y माइनस 0, ये होगा जे कैप। तो दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ। तो ये कुछ बेसिक हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा सिंपल है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये जो एक्स की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट प्लस जे कैप का जो कोएफिशिएंट दैट इज हियर वाई, अगर वो नंबर होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मतलब ये डिस्टेंस भी हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कुछ केसेस में डिस्टेंस भी होगा, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब कब सेम होगा कब नहीं होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए पोजीशन टू बी पोजीशन अगर मैं लेता हूं, ये बड़ी सिंपल बात है, फटाफट से इसको समझो। ए टू बी डिस्टेंस कितना 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 2 मीटर। अगर यहां से पार्टिकल टर्न लेके फिर से ए पे आ जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 मीटर, पीछे भी आए फिर भी ऐड करेंगे 2 मीटर, डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, आगे पॉजिटिव पीछे निगेटिव, 2 आगे प्लस माइनस करेंगे क्योंकि ये पीछे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना हो गया 0। तो समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है। और उस इंस्टेंट मतलब उस सिचुएशन के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, कितना है 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो हमारी ये इनिशियल पोजीशन थी और सी पे हमारी फाइनल पोजीशन है, तो 2 मीटर आगे 2 मीटर पीछे और पीछे कितना 1 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे टोटल 2 + 1। डिस्टेंस को हमेशा ऐड करेंगे इररिस्पेक्टिव विच डायरेक्शन इट इज ट्रैवलिंग। तो ये कितना हो गया यहां से 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर है, आगे 2 माइनस पीछे 2, माइनस पीछे ही जा रहे हैं ना इसलिए माइनस, ये कितना हो गया -1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव यस, कैन बी 0 यस, कैन बी पॉजिटिव यस। ऐसी कोई केस नहीं बनेगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा है। देखो यहां पे डिस्टेंस भी 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर, सो दे आर इक्वल, ठीक है। यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस यहां पे कितना आया था 5 मीटर, 4 मीटर आया था, इसी की बात चल रही थी। यहां पे देखो ये नेगेटिव है, डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज या एटलीस्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, वही यहां पे लिखा हुआ है। सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या उसके बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑन दी अदर हैंड 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। इक्वल टू 0 मतलब 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू होगी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जोड़ने वाली। डिस्टेंस अदर हैंड की बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ही देखो, ए पोजीशन से बी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, ये रास्ते से जा सकता हूं, या मैं ये येलो कलर के रास्ते से भी जा सकता हूं A to B।
या मैं इस ग्रीन कलर के रास्ते से भी जा सकता हूं ए टू बी, देर आर मल्टीपल वेज फ्रॉम ए टू बी जाने के। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक एक ही रास्ता है भाई, कोई दूसरा रास्ता नहीं, इट्स सिंगल वैल्यूड, वो हम समझ गए। चलो ये बेसिक हो गया कवर। एक क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन वॉक्स 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द शॉप, व्हाट इज द डिस्टेंस वॉक बाय द पर्सन एंड द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा सवाल पूछा है। काफी बेसिक सवाल है, कई बार तुम लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। इसको पाइथागोरस से बिल्कुल नहीं करेंगे, हालांकि क्वेश्चन काफी सिंपल है, पाइथागोरस से हो जाता है। ये कहां पाइथागोरस से हो जाएगा, इसके पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये देखो, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि पार्टिकल यहां यहां इतने इतने डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेस करना नहीं है, कुछ एक वेक्टर लेना है। यहाँ पे हम लेते हैं 500 मीटर, ड्रॉ करते हैं एक सिंपल वेक्टर से, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो नॉर्थ की तरफ एक एरो दिखाया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखा मैंने 500 मीटर, इसको ये ए पॉइंट देते, यहां से हम चले थे, ठीक है। फिर 400 मीटर ईस्ट की तरफ, सो राइट में 400 मीटर यहाँ पे दिखा रहे थे, 400 मीटर, ठीक है, एरो से दिखाएंगे, ठीक है। फिर 200 मीटर नीचे आ रहा है साउथ, दिस इज 200 मीटर, सो दिस इज बी पॉइंट, दिस इज आवर फाइनल पोजिशन। हमें पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट से उसे हम आर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम बेसिक से भी देखेंगे तो वो वैसा भी किया जा सकता है। कैसे करते हैं बेसिकली बच्चे, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 400 मीटर होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 500 माइनस 200, 300। तो ये पाइथागोरस हाइपोटेनियस से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा सवाल, तो फिर कैसे करेंगे वो मेथड में बता रहा हूं। अभी हम इसको यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख लेते। कैसे लिखना है, इन सभी एरोस को देखना है। 500 मीटर आई कैप जे कैप हम जानते हैं, ये नया नहीं है हमारे लिए। आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स डायरेक्शन में राइट की तरफ जाने वाले क्वांटिटीज को बताने के लिए, ठीक है। जे कैप मतलब ऊपर, के कैप मतलब 3D में बाहर की तरफ। यहाँ पे के कैप नहीं आएगा क्योंकि हम इस प्लेन में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो 500 मीटर नॉर्थ अपवर्ड मतलब 500 जे कैप होगा। यहाँ पे 400 मीटर, सो प्लस 400 एक्स कैप मतलब आई कैप लिखेंगे, नीचे है मतलब माइनस 200 जे कैप होगा, ठीक है। तो यहां से हमें सीधा ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आई के साथ आई होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट, और जे के साथ जे होगा। तो यहाँ पे हम मैं 400 आई कैप लिख लेता हूं। यहाँ पे 500 माइनस 200 मतलब ये प्लस 300 जे कैप होगा। 400 प्लस 300 नहीं करेंगे, ये आई कैप है, ये टर्म जे कैप है, वो वाला फॉर्मूला। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। 400 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे हम 300 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा ये, तो ये यहां से हम देखेंगे, ये 25 हो जाएगा अंदर और बाहर आ जाएगा 100, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 500 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड ये बता रहा है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस के लिए कोई चिंता नहीं है, डिस्टेंस के लिए सीधे ये जो चल रहा है वैसे ऐड कर दो। डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमने निकाला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्टेंस। 500 प्लस 400 प्लस 200, 1100 मीटर इज दी डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस के लिए सीधा ऐड कर दिया। अभी चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं अभी स्पीड। स्पीड मतलब रेट एट विच डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रहा है उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड भी दो प्रकार के होंगे, आगे चल के देखेंगे। वेलोसिटी भी दो प्रकार के होंगे, आगे चल के देखेंगे। एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के, एक होगा एवरेज और एक होगा इंस्टेंटेनियस। अभी फिलहाल चर्चा करेंगे हम एवरेज की। सिंपल सी पहचान है, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो हम एवरेज की बात करते हैं। कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तब होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या लिखना चाहिए कंप्लीटली टोटल डिस्टेंस। जब हम इसको एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर होता है। यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो इसको आगे कनेक्ट करते हैं, इसी के ऊपर अभी क्वेश्चंस बनेंगे। वेलोसिटी को लिख लेते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो यहां पे होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। फर्क क्या है, वहां डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। और दूसरा फर्क, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको जोड़ते हैं अभी, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म इस शब्द का मतलब क्या है और समझेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सा मतलब है यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा, यहां पे एक एग्जांपल लिया है हमने, यहां स्टार्ट किया हमने, यहां से यहां एक इंटरवल मान लो, इस इंटरवल में ये डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, और कितना टाइम लग रहा है इस इंजन को जाने के लिए, 15 मीटर। तो मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 15 मिनट, तो ये कितना आया 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अगर यही आंसर यहां पे आ जाए, मतलब हम कहेंगे कि यहां की स्पीड और यहां की स्पीड कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहां से यहां एक इंटरवल में देखते हैं, 15 से 30, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 15, टाइम भी कितना है 15, तो यस, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 किलोमीटर पर मिनट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है हर एक इंटरवल में, इसका मतलब है इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है। साथ साथ एक बात याद रखो, अगर थोड़ा पता है तो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। एक खास बात क्या होती है, जब तक पार्टिकल एक कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ये बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो कि यहां से टर्न ले ले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो ये आंसर कितना आएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। देख सकते हो 15 डिवाइडेड बाय 15, डिस्प्लेसमेंट इज 15, डिस्टेंस भी 15 था। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज स्पीड टोटल लगा देंगे, पहले डिस्टेंस के पहले क्या शब्द लगा देंगे हम, टोटल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल स्पीड। तो बेसिकली यहां से यहां तक का जो भी कोई डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, बस डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हम अभी। तो यहां पे दिया है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, और बोला गया कि यहां पे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो रेडियस दिया है हमें सेमी सर्कल की 10 मीटर, टाइम दिया है हमें 5 सेकेंड। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखते हैं, लेट्स कंसिडर ये यहां से चला, ठीक है, सेमी सर्कल चल रहा है, मतलब ये डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में बी नाम दे देते, यहां पे आ जाएगा। ये रेडियस दी है यहां पे 10 मीटर है, ये डिस्टेंस यहां से भी निकाल लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये भी रहेगा 10 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नथिंग बट अवर एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है, ए टू बी का सीधा लाइन जोड़ दिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, 10 + 10 कितना हुआ ये 20, कितना समय लगा ये डिस्प्लेसमेंट के लिए 5, तो ये कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड पूछेंगे इंस्टेड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहां पे पूछा है स्पीड, तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस फर्क यहां पे होगा कि ये जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया उसको डिस्टेंस कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस होता है 2πr, ये सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2, और टोटल टाइम यहां पे जो है वो 5, ये 2 और 2 कट हो गया, दिस इज पाई। रेडियस कितना है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय टाइम इज 5, तो ये हो गया हमारा 2 पाई मीटर पर सेकेंड। अगर वैल्यू हम पुट करना चाहें तो ये वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अभी यहां से हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेकर आएंगे और यही से क्वेश्चन बनेंगे। हार्डली ये जो हमने दो क्वेश्चन किए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन वो पूछेंगे तो काफी सस्ता सवाल हो जाएगा। यहां पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन यहां से बनना स्टार्ट होंगे, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव करेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम उसको याद रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट आगे यूजफुल होगा। पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस, मैं कुछ यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, हाफ द डिस्टेंस
विथ वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ वेलोसिटी v2। तो हमें एवरेज वेलोसिटी यहां पूछी है, ठीक है। तो यहां पे हाफ द डिस्टेंस, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है a पॉइंट से b पॉइंट का, अगला हाफ मतलब ये भी डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल डिस्टेंस हाफ द डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी थी, v1 थी जब चल रहा था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी v2। हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड पूछा है या वेलोसिटी, वेलोसिटी। स्पीड भी पूछते तो कोई अलग नहीं आता आंसर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना यहां पे x प्लस एक्स 2x। क्या बोला गया है कि सवाल में दोनों इंटरवल का टाइम सेम है? जरूरी थोड़ी ना कि ये यहाँ पे स्पीड अगर ये कम होगी तो ज्यादा टाइम लेगा, यहाँ पे फास्ट चल रहा होगा तो कम समय में। तो हमें टाइम को सब्स्टिट्यूट करना है कि लेट से कि यहाँ जो टाइम है वो t1 है, यहाँ का टाइम है t2, ठीक है। अभी वो t1 t2 को हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब कैसे, स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 को क्या लिखेंगे हम, वहां का डिस्टेंस x, वहां की स्पीड v1, t2 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अगेन x डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा v2। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, डायरेक्टली वो यूज करेंगे, बस हमें देखना है कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है या नहीं। रिजल्ट क्या आ रहा है वो पहले हम बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड स्ट्रेट लाइन में है तो 2x डिवाइडेड बाय t1 को लिखोगे x अपॉन v1 प्लस इसको लिखेंगे हम x अपॉन v2। ये कॉमन लेके कट हो जाएगा, यहां पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज v2 प्लस v1 होल अपॉन v1 v2। ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये फॉर्मूला बच्चों याद रखोगे, ये होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कब यूज करना है, यह डिस्टेंस सब सेम हो तब, ठीक है। अगर डिस्टेंस के जगह पे टाइम सेम होगा तब हम क्या करेंगे, मतलब यहां पे कि ये जो है यहां पे जितना समय उसे लग रहा है सेकेंड पार्ट में भी उतना ही समय लग रहा है v1 और v2 वेलोसिटी से जा रहा, तो इस बार डिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो यहां पे हम डिराइव करने के लिए मैं कुछ डेटा इकट्ठा करके लिख रहा हूं, समझो ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2। रिजल्ट इसका आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, वो हम डिराइव करते हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो। आगे 2-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पे 3 इंटरवल दे देंगे या थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, तो ये बेसिक मेथड काम में आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x1 प्लस x2, टोटल टाइम कितना है t प्लस टी, कितना हो जाएगा 2t हो जाए। कोई कहेगा मैं t/2 और t/2 लो तो चलेगा, सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस यहां पे हम अभी लिखेंगे x1 और x2 को, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये s इंटू टी इज इक्वल टू डी। तो हम x1 के लिए यहां पे क्या लिखेंगे v1 इंटू टी, x2 के लिए क्या लिखेंगे v2 इंटू टी। हमें यह सब्स्टिट्यूट करना है ना x1 और x2, तो इसलिए हम वेलोसिटी और टाइम के टर्म में उसे लिख रहे हैं। तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2t, टी चला गया, ये बन गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल टाइम v1 प्लस v2 बाय 2, इक्वल डिस्टेंस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सवाल करते हैं, चलो। एक ट्रेन जा रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी विद अ कांस्टेंट स्पीड इतना, और रिटर्न वही पोजीशन पे वापस आ रही है, लेकिन आते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी तो आपने कहा कि सर सेम होते हैं दोनों, क्या सेम होंगे क्या नहीं देखा जाएगा। यहां पे ट्रेन ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v1 वेलोसिटी से, कितना है ये 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रिटर्न जा रही है ना, हमने कहा कि रिटर्न जाएगी तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये v2 वेलोसिटी से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे अगर हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, हम पहले निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसका आंसर आएगा 0। बोलो क्यों? क्योंकि ए टू बी और बी टू ए डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब हम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म यहां पे क्या हो जाएगी, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ना तो सीधा जंप करोगे फॉर्मूला में डालोगे, आंसर गलत हो जाएगा। वो किसका आंसर बनेगा, वो बनेगा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड के लिए हमने देखा कि डिस्टेंस सेम है ना, ए टू बी और बी टू ए डिस्टेंस सेम है, मतलब कौन सा फॉर्मूला
2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सर ये टर्न लेके आ रहा है ना, तो डिस्टेंस को कहाँ फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो ऐड ही होते जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो था इसलिए वो एवरेज वेलोसिटी जीरो हुआ। सो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, मतलब ये नीचे आ जाएगा 100। इनको 2 सेकेंड के लिए ऐसा ही रख दो, ये 0 0 एक काट देंगे, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सवाल बने इस प्रकार से। ठीक है, एक होमवर्क के लिए डाल रहा हूं, इसका पीडीएफ भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो ये डाउनलोड करके लिखना। आगे बढ़ते हुए वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमने अभी तक पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अभी एक्सेलरेशन पिक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे हम थ्रू दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फिर तीसरा पार्ट आएगा, खत्म कर देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे। चल, तो एक्सेलरेशन समझते हैं। एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। सो वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। समझाऊंगा आगे। एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डायमेंशन है m0 L1 t-2, m1 है और सेकेंड t टू द पावर -2 किलोग्राम की कोई टर्म यहां नहीं है। ठीक है, फिर इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। चलो समझते हैं इसे। तो इसको समझने के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। देख सकते हो गाड़ी है, टाइम दिया है यहाँ पे हर एक सेकेंड पे 0 1 2 3, इसकी वेलोसिटी 0 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड। इन सब में हमें एक्सेलरेशन निकालना और देखना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है। वो कैसी आई है वो एक बार हम देख लेते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। रिमेंबर, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट तो लगेंगे ना, बिना दो पॉइंट के कैसे मोशन डिफाइन करोगे। सो वी हैव 2 पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है ये, पहला पॉइंट है 0, मतलब फर्स्ट फाइनली वेलोसिटी कितनी है v2 1, v1 कितना है 0। इनके बीच का टाइम कितना है 1 - 0 या 1 लिखो, आंसर कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर सेकेंड इंटरवल में पाया गया? बिल्कुल। 2 - 1, चेंज इन वेलोसिटी 1 अपॉन चेंज इन टाइम 1, अगेन कितना आंसर आया 1। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। कई बार हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी का चेंज अगर कांस्टेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो प्रति सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकेंड में एक, अगले एक सेकेंड में एक, मतलब जो वेलोसिटी हो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और क्या जानकारी इसके अंदर, ये हम समझ गए। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की चर्चा हम बाद में करेंगे सेकेंड हाफ में। सो दो प्रकार के एक्सेलरेशन है, तो इस पोर्शन में हम ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। उसमें मतलब हमें 3 इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा यहां लिखा हुआ है। एक चौथा भी इक्वेशन होता है nth सेकेंड का, वो भी हम समझे। इसमें u होगा इनिशियल वेलोसिटी, v होगा फाइनल वेलोसिटी, a होगा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है तो ये 3 इक्वेशन नहीं लगा सकते, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो दूसरे तरीके से सॉल्व होता है। अभी इसको हम एक बार देख लेते हैं ग्राफिकली। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, और वो कुछ इस प्रकार पैराबोलिक शेप का दिख रहा है हमें। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया है यूजिंग दिस 3 इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो, ऐसा कौन सा इक्वेशन हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट भी हो और वहां पे टाइम हो। देखो दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सो ये हम सेकेंड इक्वेशन से बता सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 0 है। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन और 1/2 कांस्टेंट है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ये पैराबोलिक इक्वेशन होता है। दूसरा,
ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से नहीं, ये इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है। दूसरा यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैच करता है। थोड़ा बहुत बेसिक भी क्लियर हो जाएगा इसी बहाने से। यहाँ पे ये जो y है वो v है, m इज स्लोप विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, और ये x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा t, y इंटरसेप्ट होता है, कहां पे कट कर रहा है y एक्सिस को, वो u पे कट कर रहा है, तो हमारा इंटरसेप्ट क्या, तो दिस मैचेस विद द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इसलिए ये बनेगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, हम यही कह रहे हैं ना कि काइनेमेटिक इक्वेशन में ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तीन बेसिक ग्राफ हमने यहां कवर किए, कुछ एडवांस ग्राफ हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम जानते हैं एक फोर्थ इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। ये नीचे वाला फॉर्मूला हम देखते हैं, तो यहां पे बेसिकली इसको समझना जरूरी है, इसके सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे हमें कभी किसी ने पूछा कि पार्टिकल ने 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और 5th सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका बेसिक अंतर समझते हैं। 5 सेकेंड है मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक के बीच का डिस्टेंस कितना। 5th सेकेंड मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस, तो हमें 5th सेकेंड का निकालना है। 5 सेकेंड का पूछते तो जनरली हम ये इक्वेशन से उसे कैलकुलेट करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 5th सेकेंड का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ एक फॉर्मूला यहां पे बनाया है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इसका डेरिवेशन क्या है, बस एक शॉर्ट में मैं समझाना चाहता हूं। यहां पे हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहते हैं। हमने क्या किया, स्टार्टिंग से यहां तक का कंसिडर किया कि टोटल टाइम n है, ठीक है। उसके 1 सेकेंड पहले, जैसे 5th सेकेंड मतलब 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, तो यहां पे 1 सेकेंड पहले क्या होगा, अगर n है तो उसके पहले का सेकेंड क्या होगा, तो n माइनस 1 तक का ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल कम टू दिस रिजल्ट। तो पहले हमने Sn निकाला, Sn माइनस 1 निकाला, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर ही दोनों को सब्ट्रैक्ट किया एंड फाइनली हमें ये रिलेशन मिला, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली उसी से रिलेटेड सवाल सॉल्व करते हैं। A body starting from rest has an acceleration of 20 meter per second square. Calculate the displacement of the particle in 5th second. तो s इक्वल टू यूज करेंगे u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, पार्टिकल रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। एक्सेलरेशन पार्टिकल का दिया है 20 डिवाइडेड बाई 2, और nth सेकेंड मतलब यहाँ पे वो n5 पुट करना है माइनस 1, तो ये यहां से ये हो गया 10। सो 10 ब्रैकेट में 10 माइनस 1, तो ये 10 इंटू 9 मतलब ये हुआ 90 मीटर। सो उसने 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 90 मीटर का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज अ ब्रेक व्हेन द कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी चल रही है, तो अभी ये जो 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं उसके ऊपर के हम सवाल कर रहे हैं। कौन से सेक्शन के अंदर है ये, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से यहां तक पार्टिकल ने, 50 मीटर। कह रहे कि वहां पे एक दीवार है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, कह रहे कि एक दीवार है 50 मीटर के डिस्टेंस पे। इसने ब्रेक लगाया, दीवार देखते यहां पे रिटार्डेशन होगा, ब्रेक लगाया मतलब एक्सेलरेशन को माइनस साइन पुट कर देंगे। ठीक है, हमें बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से कार का डिस्टेंस कितना होगा 3 सेकेंड के बाद। तो हम क्या कर लेंगे, 3 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल की है वो कैलकुलेट कर लेंगे और 50 में से उसे माइनस कर देंगे ताकि ये डिस्टेंस हमें मिल जाए। वंस अगेन हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आसानी से और फिर 50 में से ये डिस्टेंस हटा देंगे, बचा हुआ ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यही पूछा है हमें। ठीक है, तो हमें डेटा दिया है, u दिया है हमारे पास, a दिया है और s है और टाइम भी दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं,
कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से काम चलेगा क्या? s फाइंड आउट करना है, ओके। u दिया है, t दिया है, a पता है, चलो ये फॉर्मूला से हो जाएगा। नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां कोई डिस्टेंस की टर्म नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी हमें नहीं है, तो इट्स प्रेफरेबल टू यूज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u दिया है 20, 3 सेकेंड के बाद का हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन निगेटिव है तो प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस लिख दिया। a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और टाइम का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, तो ये s हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 60 माइनस कितना हो जाएगा, ये 22.5, तो ये कितना होता है, 60 में से 20 गए 40, मतलब ये हो और 2 चले गए 30, 37.5 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। हमें यहां से ये डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस है 50 माइनस 37.5, ये कितना आएगा 22.5, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 22.5 मीटर। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन सॉल्व करना था। चलो एक होमवर्क के लिए रखते, या इसे कोई यही कर लेते। ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन अप्लाई अ ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। मतलब पहले 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 20 मीटर के डिस्टेंस में जाके रुक रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ब्रेक लगाया, 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुका। अगर डबल स्पीड हो गई गाड़ी की, 120 से चले, तो कितने डिस्टेंस बाद वो गाड़ी रुकेगी? ज्यादा ही होगा 20 से, ठीक है, 20 तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पहले थी कितना 60, बाद में कितनी थी 120 किलोमीटर पर आवर, फिर कहीं डिस्टेंस जाके वो रुक रहा है, दूसरे इंस्टेंट पे s2 डिस्टेंस जाके रुकेगा, लेकिन दोनों इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, रुक रही है गाड़ी। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये तो 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर, ब्रेक लगा रहा है मतलब माइनस a, और ये s। दोनों सिचुएशन में सेम ही गाड़ी चल रही है तो रिटार्डेशन सेम है, तो ये माइनस माइनस चला गया, यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। ये रिलेशन से अभी हम इसको सॉल्व करते। कहा चला गया 2, a कहा चला गया, कांस्टेंट है a, 2 इज अ कांस्टेंट, तो u और s के बीच में हमें रिलेशन आ गया। इसको लिखते इस प्रकार से, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू s1 अपॉन s2। u1 कितना है 60 थी स्पीड, बाद में 120 कर दी, दोनों टर्म का स्क्वायर तो इकट्ठा एक ब्रैकेट में स्क्वायर कर सकते हैं। यहां पे हम लिखते हैं अभी s1 अपॉन s2। s1 कितना है यहाँ पे 20 और s2 कितना है यहाँ पे फाइंड आउट हमें करना है। एक 0 गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब ये 1/4 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन s2। यहां से s2 आ गया 80 मीटर। डबल स्पीड से चलेगा तो ये 80 मीटर पे जाके रुक रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे ट्राई करो। चलो ये देखते हैं अभी सवाल। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे एक्सेलरेशन को निगेटिव साइन दिया, मतलब क्या होगा ये रिटार्डेशन, स्पीड 10 से बाद में कम होती जाएगी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 6 सेकेंड। तो डेटा में क्या दिया है, u दिया है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन दिया है, स्पीड घटेगी बाद में, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है s पूछा है, टाइम दिया है यहाँ पे 6 सेकेंड। तो बोलो कौन सा काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करेंगे? s इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ at, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेटेड एक ही हमारे पास इक्वेशन है। देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। 10 t6 है, माइनस माइनस क्यू, एक्सेलरेशन इज निगेटिव 6, फिर से माइनस मत दो, प्लस माइनस माइनस हुआ है, टाइम यह हो जाएगा 36। तो s इक्वल टू ये हो जाएगा 60, एक्सेलरेशन -2 है क्या? ओके, तो फिर से लिखते हैं s इक्वल टू 10 इंटू टाइम कितना है 6 है, एक्सेलरेशन 2 है, और यहाँ पे टाइम है 6 का स्क्वायर, तो ये 2 और 2 चला गया, ये हो गया 60
-36 कितना होगा ये 24 मीटर। ओके, चलो अभी हम सेकेंड पार्ट में आते हैं इसके। ठीक है, हमने अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में देखा, अभी हम वर्टिकल डिस्टेंस में देखते हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल। इसमें ना बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, ये चैप्टर को ना बहुत प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हमने कवर कर लिया, लेकिन बहुत वेरिएशन के सवाल यहाँ पे बनते हैं। तो PYQ से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो और इसके तुरंत बाद PYQ सॉल्व करेंगे। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने छोड़ दिया वहां से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम ये फॉलो करते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लगाऊ S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, मैं यहां से नीचे की तरफ जा रहा हूं, मतलब ये जो हाइट या डिस्टेंस से नीचे है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको -s लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टोटल टर्म 0 होगी, उस पर फोकस नहीं, हमारा ए के ऊपर फोकस है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हम साइन क्या ले रहे हैं, निगेटिव, तो इसको हम -g इंटू टी स्क्वायर लिखते। साइन कन्वेंशन यहाँ पे हमें समझ में आ गया। अपवर्ड जाएगा कोई पार्टिकल को हम ऊपर फेंकेंगे तो u पॉजिटिव होगा, g हमेशा यहां निगेटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। चलो इसको समझते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A stone is released with a zero velocity, और यहां पे हमें वही इक्वेशन यूज करने हैं जो हमने अभी वो गाड़ी चल रही थी, रुक रही थी, हॉरिजॉन्टल मोशन में किया था। ठीक है, सो यहां पे भी वही इक्वेशन यूज करेंगे। स्टोन को रिलीज किया है विद जीरो वेलोसिटी, मतलब हमने इसको फ्री फॉल किया, इनिशियल वेलोसिटी उसको किसी हाइट पे रख के 0 थी। टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर से हमने इसको छोड़ दिया, ग्राउंड पे हिट कर रहा है, t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद हमें इस टावर की हाइट पूछी है। ठीक है, तो ये कोई टावर होगा, वहां से हमने इसको ड्रॉप किया है, तो हम अप्रोप्रिएट इक्वेशन चूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ना S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ही ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस का एक ही जोड़ने वाला ये इक्वेशन है। ऐसा नहीं कि बाकी के यूज नहीं होंगे, होंगे यूज है, मोस्टली यूज होता है ये। अभी ऐसा हमें फाइंड आउट करना है, अननोन को कभी निगेटिव साइन मत दे दो। मतलब क्या, हम यहां से नीचे जा रहे तो आप सर निगेटिव कह रहे थे, लेकिन वही हमारा आंसर है ना, उसको निगेटिव ऑलरेडी नहीं देंगे। u 0 यहाँ पे 1/2 -10 कितने समय बाद 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये -5, ये होगा -80। अभी टावर की हाइट तो कभी निगेटिव नहीं होती ना, तो यहाँ ये निगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। हम यहाँ पे जब हाइट की बात करेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते हैं इसका, तो इसका आंसर आ गया 80। अगला सवाल करते हैं। अभी इस बार हमें क्या दिया है, ध्यान देना, ये सवाल काफी अच्छा है। अ बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, मतलब ऊपर की दिशा में थ्रो किया है, इसको थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, अगर ऐसा है तो ऊपर कैसे जाएगा ऑब्जेक्ट, 100 मीटर पर सेकेंड। दो ऑब्जेक्ट है, ए U1 से दिखा देते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट B जिसको भी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन में U2 से दिखा देते हैं, ये भी 100 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज बॉडी B। क्या कह रहे हैं कि ये दोनों मीट कर रहे हैं आफ्टर, नहीं, अपवर्ड विथ वेलोसिटी सेम बट आफ्टर 4 सेकेंड। इसको ना 4 सेकेंड बाद हमने थ्रो किया है, पहले ऊपर जाएगा उसके 4 सेकेंड बाद इसको हमने फेंका है, और बोल रहे हैं कि बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर। मतलब ये जो पहला ऑब्जेक्ट ए है ये कुछ ऐसा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कुछ जब ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा, 4 सेकेंड के बाद हमने बी ऑब्जेक्ट को भेजा है, तब वो यहां पे आ रहा है, तो ये दोनों यहां मीट हो रहे हैं। अभी ऐसे सवाल में समझना जरूरी यह है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनका जो स्टार्टिंग पोजीशन से जो हाइट है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, वो सेम है, h1 इक्वल टू h2, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर क्वेश्चन। इसने अगर t टाइम लिया है यहां आने में, तो इन भाई साहब ने कितना टाइम लिया है, t-4। क्वेश्चन खत्म। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलेंगे हमें। एक बॉडी दूसरे बॉडी को मीट करेगी तो इसका टाइम t, इसका t-4, कुछ समय बाद फेंका है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम, डिस्टेंस ये नहीं मेजर करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। स्टार्ट करते और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो h1 इक्वल टू h2, इक्वेशन हमारा फेवरेट, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। h1 मतलब फर्स्ट बॉडी के लिए, h2 मतलब सेकेंड बॉडी के लिए। तो फर्स्ट बॉडी के लिए u कितना है 100, टाइम कितना ले रहा है ये t प्लस 1/2, ये -10,
टी का स्क्वायर। H2 के लिए क्या लिखेंगे 100, टी के जगह पे t-4 टाइम ले रहा है ना ऊपर जाने के लिए, प्लस 1/2 ये -10 इंटू t-4 का स्क्वायर। लग रहा है काफी बड़ा इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व होगा। ये -5 कर देंगे, यहां पे भी ये कितना हो जाएगा -5। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट सॉल्व हो गई। 100t -5t स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 100 इंटू टी माइनस 100 इंटू 4 -400, ये -5 यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 इंटू बी 4 -8t, अंदर मल्टी ये 100t चलो उड़ गया। लेफ्ट में बचा -5t स्क्वायर, राइट में है -400, अंदर मल्टीप्लाई कर दो -5t स्क्वायर प्लस -60, 80 हो जाएगा। 16 इंटू 5 80 माइनस प्लस 40t, इसमें से भी कुछ कट हो गया, ये और ये टर्म चली गई। यहां पे जो बचा हुआ है वो -400 -80 -480 उधर जाके प्लस 480 इज इक्वल्स टू 40t। 0 0 गया, इससे ये हो गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के बाद दोनों मीट करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। तो ये समझने वाली बात थी डिस्प्लेसमेंट और टाइम को किस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है। डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका टाइम टी, इसका t-1। बहुत सारे सवाल देखोगे, अभी ये तो हमने नीचे से ऊपर फेंका है, कोई ऊपर से नीचे फेंकते हैं, इसको 4 सेकंड बाद ऊपर से नीचे फेंका है तो इसको t-4 पुट करेंगे। बहुत सारे सवाल बनेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क के लिए डाल रहा हूं एक सवाल, ये हाइट का सवाल है, मुझे बताना क्या आंसर आता है। सेकंड लास्ट पार्ट पे आते हैं अभी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फटाफट से सवाल सॉल्व हो जाते हैं इसके। अभी यही पे इसका मतलब समझो, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट था, जो नॉन कांस्टेंट है मतलब जो कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। यहां पे कुछ 3 कॉलम यहां पे हमने बनाए हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों तो हमने कवर कर दिए, अभी इसकी बारी है। हमने यहां पे लिखा है टाइम, यहां पे लिखा है वेलोसिटी, और हमने तीनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन देखा है। तो यहां पे देख सकते हो कि ये 0 आया है, यहां पे 1 आया है, यहां पे बदल रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म। चेक करते हैं ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 1 - 1 0, 0 अपॉन 1 0 ही आएगा। अगले इंटरवल में 1 - 1 अपॉन 4 - 3, आंसर कितना आ रहा है 0, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है 0 है। हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0, सिंपल पहचान। यहां देखते हैं हम, यहां पे वेलोसिटी देखो 2 - 1 अपॉन, यहां का टाइम कितना है, ये भी 1 है, तो कितना आ गया ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये आना चाहिए 2। अगले इंटरवल में देखते हैं 2 - 1 इट्स 1 ओनली, इट्स करेक्ट ओनली। तो 2 - 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1 मीटर। ये इंटरवल में भी देखते हैं 3 - 2 1, 3 - 2 1, 1 अपॉन 1 1। तो यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आती है, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हमने वो चारों इक्वेशन का इस्तेमाल किया था ना, s = ut + हाफ। अगर नहीं है तो 3 - 1 चेक तो कर लेते कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है इस इंटरवल में, 3 - 1 अपॉन 1, ये कितना आ रहा है, लिखा है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंटरवल में 6 - 3 3 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन इस इंटरवल में 2 से बढ़ गया 3 हो गया, रफ्तार ज्यादा है, ठीक है। 6 - 7 1, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो गया, तो कम ज्यादा हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके सवाल देखते हैं कि कैसे आएंगे इस टाइप के सवाल। तो यहां पे हमें अभी ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, इस मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करना पड़ा, ये हमने ऑलरेडी समझ लिए। और तीसरा इक्वेशन भी मैं ये यहां पे लिख दूं तो ये भी लिख देना चाहिए यहाँ पे, फोर्थ इक्वेशन nth सेकेंड का। यहां हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बेसिक थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, जैसे कि y = x⁴n है, इसका डिफरेंशिएशन आता है n(x⁴n-1), ठीक है। और इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में हम कुछ इस प्रकार से डिनोट पहले करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो पावर में 1 और नीचे 1 लिखता है, सिंबल भी नहीं देते और ना ही dx लिखते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, बड़े सिंपल सवाल बनेंगे। और तीसरी बात, यहाँ पे एक बात समझते हैं हम, तीसरी बात
दो बात तो हो गई, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन की। सिंपली याद रखोगे कि हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और आगे ये लिखते हम एक्सेलरेशन, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। उसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये टाइम टाइम बार बार क्यों लिख रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, कहाँ हमें वेलोसिटी मिल रही है? अगर यहाँ पे t की टर्म है तब यहाँ पे आ जाएगा ये dy बाय dt, तो ये वेलोसिटी है ना, इसलिए आप लिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो y से दिखाओ, x से दिखाओ, s से दिखाओ, टाइम के साथ वाला इक्वेशन होना चाहिए, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। उल्टा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इंटीग्रेट। बेसिक यहां पे समझने की कोशिश की, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम इलैप्स्ड। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, उसका क्यूब का साथ रिलेशन है। सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये इंफॉर्मेशन वहां से मिली। हमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ds अपॉन dt, प्रोपोर्शनलिटी साइन 3t स्क्वायर, फिर लिखेंगे dv अपॉन dt, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? यहां पे हो जाएगा ये 6t, ये तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के अंदर जाएगा ना, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इंक्रीज हो रहा है क्या, डिक्रीज हो रहा है क्या, कांस्टेंट है या जीरो है? मैंने कहा ये तो एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो ये कम हो जाएगा। तो इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। पॉजिटिव दिया है टाइम, निगेटिव टाइम नहीं है, मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा इंक्रीज विथ टाइम। कांस्टेंट, कांस्टेंट कब आता? जब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आ जाता तो हम कहते कांस्टेंट है। डिक्रीजिंग विथ टाइम कब आ जाता? जब यहाँ पे निगेटिव साइन आता। जीरो कब आता? आंसर में ही जीरो आ जाए। तो इसका आंसर क्या आया है हमारा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंडिंग अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। बॉडी इज अंडर गोइंग, चार ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगी आज। हमने लिखा है यहाँ पे इक्वेशन किसका है भाई? ये वेलोसिटी का है। क्या है? 25 प्लस 0.6 टी स्क्वायर। हमें बोला है कि एक्सेलरेशन कौन सा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, जीरो है। डिफरेंशिएट करते वो हमें आंसर देगा। dv बाई dt इज इक्वल टू 25, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 t। ठीक है, यही एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन का मैं रीराइट करता हूं 1.2 t। एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर सिंपली 1.2 आता, मतलब नंबर आता, मतलब तब मैं कहता कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि इट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। चेक करो ना यार, t की वैल्यू 0 पुट करो, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 0। t की वैल्यू 1 पुट करो, एक्सेलरेशन बदल रहा है, देखो कितना, 1.2। t की वैल्यू बदलने से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बदल रही है। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन नहीं, निगेटिव साइन नहीं है, नंबर कांस्टेंट नहीं है, जीरो का तो सवाल ही नहीं क्योंकि कहीं जीरो आया ही नहीं है। सो टाइम के ऊपर निर्भर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अभी बहुत, अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है ना तो फास्ट हो जाएंगे, चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की कितनी होगी, ये हमें बताइए। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यही इक्वेशन में t की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगी। सो 20 प्लस 0 क्यूब माइनस 12 इंटू 0, तो x कितना आया? तो पहले का पोजीशन कितना है? t इक्वल टू 0 पे 20। वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 20 का डिफरेंशिएशन 0, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस ये 12। अभी यहां पे t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वेलोसिटी कितनी आ गई?
तो वेलोसिटी आ गई यहां से -12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह होता है कि कई बार बच्चे ये नहीं समझते कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या। ये ओरिजिन मान लो, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, माइनस, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी है, -12। इट इज लाइक कि पीछे से कोई गाड़ी जा रही है और हमने जिस गाड़ी को देखा तो गाड़ी हमें चलते हुई दिखाई पड़ी, तो जिस पल पे हमने गाड़ी को देखा दैट इज t इक्वल टू 0। नॉट नेसेसरी कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। आगे क्या है, पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नहीं, और एक बार डिफरेंशिएट करो। पिछले सवाल का ही एक एक्सटेंशन यहां पे हमें मिल गया, यही हमारा एक्सेलरेशन है। 3t² का डिफरेंशिएशन, 12 का डिफरेंशिएशन। तो बोलो बच्चों क्या है इसका आंसर, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, क्योंकि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉन यूनिफॉर्म। बोला गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी को 0 कर दो, मतलब 3t² माइनस 12 इक्वल टू 0, 3t² इक्वल टू 12, t² इक्वल टू 4, t इक्वल टू +-2। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता तो t की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। कहां पूछा है, पोजीशन, जब वेलोसिटी 0 है। कहां वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 2 पे। तो उस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 20 प्लस 2 क्यूब माइनस 12t, 12 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस 8 माइनस 24, ये 28 माइनस 24, ये आ गया 4 मीटर। ठीक है, हो गए 3 सवाल यहां पे। ठीक है, 1-2 सवाल और करते, बाकी के मैं होमवर्क में दे रहा हूं अभी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इस इक्वेशन से दिया गया है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगा, कितना होगा, ये कांस्टेंट है a 0, bt का b प्लस 2ct माइनस 4dt³। ठीक है, हमें बोला गया है कि इनिशियली, मतलब t की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर दो, 0। तो v इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2 इंटू सी इंटू 0 माइनस 4 इंटू डी इंटू 0 का स्क्वायर। ये तो गया आंसर, v इक्वल टू क्या आया, b। और एक बार डिफरेंशिएट करो इसी इक्वेशन को तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कितना होगा एक्सेलरेशन, b का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2c माइनस 12dt²। t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये टर्म चली जाएगी, तो a हो जाएगा -2c। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें b और -2c है, c तो है लेकिन उसमें -b आया है, -b तो संभव नहीं है। अब यहां पे ही देख लेते हैं हम, यहां पे सेकंड इसमें तो 0 आया है, 2c, ये प्लस सी है ना, तो गलती से माइनस लिख दिया, 2c प्लस 2c। तो b एंड 2c वाला ऑप्शन b इज करेक्ट। ठीक है, इट वाज प्लस साइन देयर, या। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते, इस इक्वेशन में क्या दिया है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट गिवन है इक्वेशन से। हमें बोला गया है कि यहां पे पार्टिकल जब रेस्ट पे है तब उसका एक्सेलरेशन कितना, ये बताइए। ठीक है, find the acceleration of the particle at the instant when the particle is at rest। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो पहले वो निकाल लेते हैं हम, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें वो वेलोसिटी मिल जाएगी dx अपॉन dt, वो कितना हो जाएगा 32 माइनस 24t² अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 8t²। तो वेलोसिटी हो गया 32 माइनस 8t², इसको इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0, क्योंकि तभी तो पार्टिकल रेस्ट में होगा, उसका टाइम मिलेगा, और वो हम फिर एक्सेलरेशन के इक्वेशन में डालेंगे एक बार डिफरेंशिएट करते हुए। ठीक है, तो यहां पे v को 0 पुट करेंगे, तो 0 इक्वल टू 32 माइनस 8t², तो 8t² हो गया 32, तो ये 4 हो जाएगा, टाइम इज नेवर निगेटिव, तो t की वैल्यू 2 आ गई। और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ये 0 माइनस कितना हो जाएगा 16t, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -16 इंटू 2, तो एक्सेलरेशन होगा -32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हुआ है, निगेटिव साइन। तो ऐसे ही काफी 2-3 सवाल मैंने नीचे रख दिए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे। सेकेंड पार्ट में हम मिलेंगे
रिलेटिव मोशन और ग्राफ इसको देके हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।